डॉक्टर आयमा, ये जो इसकी अब इकोनॉमिक साइड है, जरा उस पर रोशनी डालिए। 2.6 बिलियन की ऑलमोस्ट ये इन्वेस्टमेंट है, 2 बिलियन से ऊपर की। और पाकिस्तान की जो स्टील इंपोर्ट है वो 1/3 उस स्टील इंपोर्ट, वो इंपोर्ट बिल जो है वो कम होता है इससे। ये तो इसकी हाइलाइट्स हैं। इसके अलावा क्या देखती हैं आप इसके अंदर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्ट बिल accrues because of the steel that we import। ठीक है, 30% का जो हमारा इम्पोर्ट बिल है दैट कम्स फ्रॉम स्टील। स्टील हमें इसलिए चाहिए, हमने अपनी इंडस्ट्री बनानी है, हमारी जो एक अजीब सी हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ रही है, उसमें हमने बहुत स्टील इंपोर्ट किया है, उसने हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके रख दिया है। इसलिए हमें स्टील बहुत चाहिए। हमारे इंपोर्ट बिल में 30% स्टील का बिल है। अगर हमारी स्टील मिल दोबारा रिवाइव हो जाती है, हमारी पहले भी रशिया ने ही हमें ये स्टील मिल बना के दी हुई है, अगर ये दोबारा रिवाइव हो जाती है तो डायरेक्टली हमारा वो 30% का जो इम्पोर्ट बिल है वो खत्म हो जाएगा। और जितनी बड़ी फैसिलिटी खबरों में आ रहा है कि रशिया हमें बना के दे रहा है, फिर तो हम इसको एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाते हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स such as Uzbekistan, Kazakhstan, they need steel because यहाँ पे बहुत ज़्यादा they're growing their renewable resources, renewable energy, और इनके solar cells इन सारे यहाँ पे जो, क्योंकि इनका geographically जगह ऐसी है कि winds बहुत strong होती हैं, जो उन्होंने विंड पावर लगाने हैं, सब में स्टील, आयरन, ये चीजें चाहिए। तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की भी सलाहियत रखेगा। तो 30% तो हमारा इम्पोर्ट बिल खत्म होगा, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। हमें एक्सपोर्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि राइट नाउ अगर आज की, अगर कल की स्टेटमेंट आपने पढ़ी हो तो हमारे पास जो हमारा स्टेट बैंक है वो इम्पोर्ट एलसीज नहीं खोल रहा, क्योंकि हमारे पास इम्पोर्ट कवर नहीं है, हम इतने बुरे सिचुएशन में है। तो ये स्टील मिल तो हमारे लिए एक अल्लाह ताला से भेजी हुई नेमत होगी, इससे बड़ी और कोई लफ्ज में नहीं इस्तेमाल कर सकती। एंड इट अक्रूज टू अराउंड $2.6 बिलियन फॉर आवर एनुअल इम्पोर्ट बिल। तो आई थिंक अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, रशिया इज ट्राइंग टू हेल्प अस, वी शुड टेक फुल बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन। हाउएवर, मुझे लगता है इकोनॉमिकली भी कि ये काफी टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम यहाँ रशिया के साथ हो सकते हैं या हम अमेरिका के साथ हो सकते हैं। हमारा जो IMF के साथ मसला चल रहा है, इट्स क्वाइट टेंस। और अगर आप ये देखें कि हमारा जो वीट के ऊपर सपोर्ट सब्सिडी खत्म गवर्नमेंट ने की हुई है, ये भी IMF की वजह से ही हुई है, क्योंकि हम इतने ज्यादा मकरूज हैं IMF के सामने। तो अगर हम उस कर्जे के अंदर ही रहेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू निगोशिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद रशिया बिकॉज ऑफ IMF। और जो हमने गैस लेनी है रशिया से और वो अफगानिस्तान से गुजरनी, तो अफगानिस्तान एंड इंडिया आर क्वाइट क्लोज एलाइज। तो हमारे पास एक इकोनॉमिक सुप्रीमेसी होनी चाहिए टू बी एबल टू टेक फुल फ्रूट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन इंडिया ने बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश की ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट FATF को और IMF को कि पाकिस्तान को ना दे। दे इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि IMF ने टेरर फंडिंग की है। टेरर फंडिंग की है, वो तो ये देखिए कि डिस्पाइट ऑल द प्रेशर फ्रॉम इंडिया, ये why was IMF happy to lend this money to Pakistan? Because I think it's very clear, and you guys are quite enlightened people more than me। आपने देखा होगा कि अगर IMF हमें पैसा नहीं देगा तो हमारे पास अभी भी जो रिजर्व्स में पैसे पड़े हुए हैं, मोर अराउंड 3 बिलियन, हमारी गवर्नमेंट हमें क्लियर फिगर्स नहीं देती, पर अगर आप कैलकुलेशंस करें तो अराउंड $3 बिलियन हमारे पास चाइना का पड़ा हुआ है, जिसको IMF ने हमें कहा है कि हम चाइना से रिनेगोशिएट करें। और हमारे पास सऊदी गवर्नमेंट का भी पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर हमें IMF ना देता तो चाइना इज गोना हमें चाइना बैक करने के लिए फौरन आ जाएगा। तो हम अमेरिका हमें अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता है। हेंस IMF ने इंडिया की बात नहीं सुनी। पाकिस्तान की ऐसी पोजीशन है कि some people promise a lot and cannot deliver. So Pakistan as a country has a very strategic situation. अगर हमारे पास ऑलरेडी $3 बिलियन चाइना का पड़ा, तो चाइना और पैसे देके भी हमें रिवाइव कर सकता है। और हमारी जो सिचुएशन है, हम तो उसी तरफ जाएंगे जहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगी, इकोनॉमिक सपोर्ट, क्योंकि हमारा अभी गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग इट एक्सप्लिसिटली। पैसे कमाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम पैसा कमा सकते हैं अगर स्टील मिल, देखे हमें पहले भी रशिया ने स्टील मिल बना के दी, हमारा पैसे बनाने का प्रोग्राम होता तो हम इससे
बहुत कुछ बना सकते थे, हमने नहीं बनाया। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बाकी इदारों ने इसका बहुत बुरा हाल कर दिया। तो हम बना सकते थे। ये हमें एक जिंदगी में ही सेकंड चांस मिलना बहुत मुश्किल चीज होती है। तो दिस इज गोना बी अ ग्रैंड सेकंड चांस। अगर मिल रहा है तो हम अगर इसको सही तरह इस अपॉर्चुनिटी में टैप इन नहीं करेंगे तो विल बी लूजिंग ऑन अ लॉट। एंड इट्स अ शेम कि हम बैठ के आज ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी स्टील इंडस्ट्री कब से बिकने की उसमें लगी हुई है। कोई एक पार्टी खरीदना चाहती तो दूसरी पार्टी। तो इट्स अ शेम वो कि तो हम हाउसिंग बैठ के आज सोसाइटी भी बनानी चाहते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली तो आज भी इट्स अ तो शेम कि हम आज भी बैठ हाउसिंग के यही बातें कर रहे हैं। अगर हमारे हमारे जो लोग हैं इन पावर, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, ये लोग अगर ईमानदार होते कंट्री की तरफ, तो आज हम ये बात करते हैं कि हमने दूसरी छोटे ममालिक में जाके स्टील इंडस्ट्री कैसे लगानी है। हम ये बात ना कर रहे होते कि हमने अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कैसे करना है। हमने वो भी तो करके दैट्स द दिखाया, थिंग। हमने वो भी किया है। हमारे कुछ लोगों ने दूसरे मुल्कों में जाके स्टील मिल्स भी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वजीर आजम जो है वो रिनाउंड है कि वो जाके दूसरे मुल्कों में स्टील का बिजनेस कर रहे हैं और फिर 35% नवाज पाकिस्तान में शरीफ इंपोर्ट ने करते नवाज हैं। शरीफ की हुकूमत में 30 से डॉक्टर 35% से ज्यादा की स्टील जो है नवाज शरीफ आपको बेगैरत ने यहाँ पर ये जो है वो ये इम्पोर्ट की। आपको प्रोवोक करना मकसद नहीं था ये कह के। मैं तो वैसे बस सबीले तस्करा कह नहीं दिया सर, मैं क्योंकि तो उन्होंने नवाज बात की शरीफ थी कि बेगैरत जैसा आदमी अगर यहाँ से ना गया तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाना है पाकिस्तान मैंने का। कहा अच्छा, बहरहाल मैं तो बात का जवाब दे रहा था कि वो कह रही थी कि हम दूसरे मुल्कों में जाके लेकिन स्टील। आपका जवाब डॉक्टर हसन, आई डोंट एग्री विद योर जवाब, बिकॉज हमने दूसरे मुल्कों को लगा के नहीं दी। उन लोगों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपने बिजनेस चमकाने के लिए दूसरे मुल्कों में लगाया ताकि वो उधर से इंपोर्ट पाकिस्तान में करें और पाकिस्तान के खजाने के ऊपर और बर्डन पड़े। सो डॉक्टर साहब आपने जो जवाब दिया दैट वाज नॉट इन रिलेशन टू व्हाट आई वाज सेइंग। आपने बहुत तरीके से उसको डिफ्लेक्ट किया है, बहुत डिफ्लेक्ट किया है। अच्छा नहीं, कल हम बात कर रहे थे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की, और उस पे जो हमें फीडबैक हम देख रहे थे, लोगों ने कहा कि जी वहाँ हमारे बहुत लोग हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, तो वहां से हम कितने का तेल खरीदते हैं, हज उम्रे की मद में वहां पे कितना पैसा जाता है, सऊदी अरब हमसे कितना कमा रहा है और बदले में क्या दे रहा है, ये बैलेंस शीट जरा सामने रख लें। तो डॉक्टर साहब अगर ये रशिया के साथ मामलात हमारे बेहतर हो रहे हैं और अफगानिस्तान से रूट हमारा ओपन हो जाता है, तो ऑयल हम सऊदीया की बजाय रशिया से नहीं ले सकते या ईरान से नहीं ले सकते? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ईरान का बता दूं, 1 लाख बैरल तेल वो बेच रहे हैं, और सिर्फ यानी चाइना को नहीं, चाइना में 80% तेल जो है वो जा रहा है ईरान से। और ईरान ने उनको, यानी आप स्विफ्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म जिसके ऊपर अमेरिका का दबाव नहीं है, उससे हटकर उन्होंने एक नया मैकेनिज्म निकाला है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो लोकल करेंसीज में डील करते हैं, और वो तरीका कामयाब है। अच्छा, आपके पास विल ना हो तो फिर अगर आप गुलाम बनना चाहें और डॉलर कमाना चाहें, और डॉलर की वजह से जैसे नवाज शरीफ जो है वो कादियानियों के साथ मिलकर के भी जो है वो हज और उमरा बेच सकता है। सो नवाज शरीफ का ईमान अगर बिका हुआ है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से स्टील मिल का मामला भी था, इसी तरीके से हर वो जगह जहां पर वो हुकूमत में बैठ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के लिए कहता था कि ਤੁਹਾਨੂੰ दे देंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल 18 की चीज है और ਤੁਹਾਨੂੰ 90 की दे देंगे। सो 90 की देकर उन मुल्कों को फायदा करके अपने जाती मुफादात के लिए उसने ये सारा मैकेनिज्म बनाया। ये माफिया डॉन है। और इमरान खान जब रशिया गया तो उसके बाद से उसके लिए वो आखिरी दिन हो गया, जबकि उसका डिसीजन आखिर पे रशिया और चाइना की तरफ टिल्ट हो गया, जबकि उसको रोका गया बाजवा साहब की तरफ से, लेकिन वो रुका नहीं, वो चला गया। और सबने कहा गलत डिसीजन था, लेकिन भाई गलत डिसीजन तो होते हैं, टेक द डिसीजन मेक इट राइट कायदे आजम नहीं कहा है ना, मैं तो नहीं ना फरमाया। अच्छा, अब यहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं फरमाने लगा हूं, उसको गौर से समझने की कोशिश करें सर। पुरानी स्टील मिल भी जो है वो क्या कहती है, 1970 की दिहाई में सोवियत यूनियन ने कराची में पाकिस्तान स्टील मिल पीएसएम के क्या में भरपूर टेक्निकल और माली मदद फराहम की थी, जैसे डॉक्टर आयमन ने बताया। और पाकिस्तान स्टील मिल की दिहाइयों तक मुल्क का सबसे बड़ा सनती मंसूबा रहा जो कौमी मीशत की रीढ़ की हड्डी बना। स्टील मिल का मकसद पाकिस्तान को सनती खुद कफालत तो था ही, खुद नसारी की तरफ भी गए, और बदकिस्मती से वक्त के साथ इस मंसूबे को सियासी मदाखलत, नवाज शरीफ, जरदारी, ये इन लुटेरों ने इसके अंदर बदउनवानी का यानी अजीम सबूत दे दिया। और मैं बाकी बातें नहीं करना चाहता, कितने लोग इसमें, एक बड़ी लिस्ट मेरे पास, मैं करप्शन की रोज लिस्ट बनाता हूँ, और मैं हुकूमत में आ गया तो इसी तरह की एक लिस्ट बनेगी जो मैसोलिनी बनाता होता था। बहरहाल, ये जो सियासी मदाखलत और बद इंतजामी और करप्शन जो है इसने शदीद नुकसान पहुंचाया। नतीजन 2015 में
2015 में पाकिस्तान स्टील मिल ने मुकम्मल तौर पर पैदावार बंद कर दी। अच्छा, इस खसारे में देखिए पेंशन जाती रही, पैसे जाते रहे, प्रेशर आता रहा। अच्छा, इदारा अरबों के खसारे में चला गया, अरबों रुपए के खसारे में चला गया। रूस के साथ नई स्टील मंसूबे, ये जो अभी बात हो रही है, ये एक पुराने एतमाद और दोस्ती के ऊपर दोबारा से आना था, हमने बहुत पहले आ जाना था। और लेकिन अच्छी बात ये होगी हुई है, ये सारी डिटेल्स तो हैं।